साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में डेली बेस पर हम यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जो स्थल होता है मध्य प्रदेश का, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल यानी कि बांधवगढ़ के किले के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। कहाँ पर स्थित है, कब बनवाया गया, किसने बनवाया, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं आज बांधवगढ़ के किले के बारे में। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनके नाम जो है वीडियो के अंत में आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाई देते हैं। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं सबसे पहले रिवीजन के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक योजना के तहत 60 भिखारियों को नौकरी दी है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी यानी कि राजस्थान सरकार ने 60 भिखारियों को एक योजना के तहत यहाँ पर नौकरी दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा या फिर अदिति अशोक? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी यानी कि नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया है? 70 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 55 किलोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, चलिए ये आपका रिवीजन हो गया कल के प्रश्नों का। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 9 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हुए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, किन वनों की कटाई जुलाई 2021 से 12 महीनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है? यानी कि जुलाई 2021 में अगर बात करते हैं तो पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा इन वनों में कटाई हुई है। बक्सवाहा के वन, अमेजन वर्षा वन, सतपुड़ा के वन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि अमेजन वर्षा वनों में बहुत तीव्र गति से यहाँ पर कटाई चल रही है और पिछले 12 महीनों में सबसे उच्च स्तर पर कटाई पहुँच गई है। तो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वनों में वनों की कटाई जुलाई 2020 से 12 महीने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, यानी जुलाई 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा अमेजन के वर्षा वनों में कटाई हुई है पेड़ों की। ठीक है, अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक कुल 8712 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3364 वर्ग मील का वन क्षेत्र जो है वो नष्ट हो चुका है। और एनजीटी इस पर कार्रवाई भी नहीं कर रही। बहुत मतलब कि आश्चर्य की बात है कि एनजीटी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, अमेजन वर्षा वनों की बात करते हैं तो पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राज़ील की अंतरिक्ष एजेंसी जो है आईएनपीई के डेटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के सैटेलाइट डेटा से यह जानकारी मिली है। ठीक है, तो जो ब्राज़ील का सैटेलाइट डेटा है, जो सैटेलाइट है वो ऊपर से यहाँ पर सर्वे कर रहा है और सर्वे के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वन पिछले 1 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो है वर्षा वन में कटाई की गई है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि किन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो याद रखिए अमेजन जो कि आपका ब्राजील में है, तो अमेजन के वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी कांड या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। गांधी जी के द्वारा इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, आपको याद होगा। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने एक प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो पूछा जा सकता है इसका उद्घाटन किसने किया है, तो श्री जी किशन रेड्डी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है,
प्रदर्शनी 9 अगस्त से 8 नवंबर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ओपन रहेगी सभी के लिए। सभी लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर जैसे तिरंगा झंडा अपना पहले कैसे वो करता था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एकत्रित करके रखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो कौन यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि कर्नाटक ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में NEP 2020 चालू कर दी है। देखिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक परीक्षण हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यानी कि देखिए, आपको व्यापारिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा NEP 2020 के अंतर्गत, गाँवों में भी और शहरों में भी। ठीक है, नई शिक्षा नीति पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। तो याद रखिएगा, किस शिक्षा नीति का स्थान लेने वाली है? तो 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी 2020 की शिक्षा नीति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? अब ये प्रश्न हमने क्यों यहाँ पर लिया है वो पूरी जानकारी आपको देंगे। राजीव गौबा, सौरभ गांगुली, राजीव महर्षि या फिर राजीव कुमार। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए यानी कि राजीव गौबा भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। अब ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए इनका कार्यकाल अभी कल ही बढ़ाया है, इसलिए यह प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिनको रीअपॉइंट किया गया है, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1982 के IAS अधिकारी गौबा की सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये IAS अधिकारी हैं, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था, जो अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद विभाजन की देखरेख भी करते थे। तो इससे पहले भी ये मतलब गृह मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, कैबिनेट सचिव कौन रीअपॉइंट किए गए हैं? तो राजीव गौबा। इनमें से किस खेल संस्था ने ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद इनाम की घोषणा की है? ICC, BCCI, साई या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि BCCI, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो भी ओलंपिक में पदक जीत करके आए हैं उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है। देखिए, BCCI ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को BCCI के द्वारा 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्रिकेट की शासी निकाय कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख और रजत पदक विजेता जो दहिया जी हैं, इनको 50 लाख रुपए देगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी उन्नति हॉकी में शानदार प्रदर्शन के लिए, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए 1.25 करोड़ रुपए का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। तो BCCI ना केवल क्रिकेट को बढ़ावा देता है, ना केवल IPL को बढ़ावा देता है, बल्कि ओलंपिक में जो भी भारतीय हॉकी के प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ावा देने का काम जो है सौरभ गांगुली जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अमिताभ बच्चन, KL राहुल, जॉन अब्राहम या फिर हार्दिक पांड्या। आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि जॉन अब्राहम को यहाँ पर MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, तो यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और MotoGP के प्रति उत्साही जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटो स्पोर्ट संपत्ति MotoGP के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। किसे? जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम यूरो स्पोर्ट के अभियान MotoGP में रेस लगाते हैं, जिसके माध्यम से भारत में व्यापक दर्शकों के आधार पर MotoGP का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अभी तक ये रेस लगा रहे थे, अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो अब ये MotoGP का प्रचार करते भी नजर आएंगे। जॉन अब्राहम को MotoGP का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम 9 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ओलंपिक खेलने गई भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को कितने रुपए का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाएगा? 1 करोड़, 31 लाख, 50 लाख या फिर 3 करोड़। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि 31 लाख रुपए का पुरस्कार यहाँ पर प्रत्येक खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा। अभी तक जितने भी राज्यों ने यहाँ पर पुरस्कार की घोषणा की है, उन्होंने भारतीय हॉकी टीम में उनके राज्य के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पुरस्कार की घोषणा की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को पुरस्कार देने की घोषणा यहाँ पर की है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारत अब यहाँ पर स्टैटिक बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपकी जानकारी हॉकी टीम से हो गई। अब यहाँ पर हॉकी के बारे में स्टैटिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फरवरी 2021 में रखी है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा करंट का कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत का कहाँ पर बनाया जा रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, इस हॉकी स्टेडियम की जो दर्शक क्षमता है वो 20,000 की दर्शक क्षमता यहाँ पर होगी। अब देखिए, वर्ष 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। और सभी मैच उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है और राउरकेला में खेले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस जिले की अंशिका केसवानी को लॉयंस क्लब ने शिक्षा रत्न से सम्मानित किया है? इंदौर, भोपाल, रतलाम या फिर छिंदवाड़ा? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि भोपाल जिले की अंशिका केसवानी को लॉयंस क्लब की तरफ से शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, देखिए क्यों सम्मानित किया गया इनको। तो भोपाल जिले की अंशिका केसवानी को लॉयंस क्लब के शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। कोरोना काल के दौरान जहां बच्चे स्कूल ना जा पाने और ऑनलाइन पढ़ाई से तंग आ गए थे, तब भोपाल की अंशिका केसवानी ने बच्चों के लिए घर बैठे ऑफलाइन पढ़ाई का तरीका ढूंढा था। इसलिए इस पहल के लिए लॉयंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर आर.के. चौरसिया ने शिक्षा रत्न से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की सुपर सिस्टम क्लास। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो काकोरी जो ट्रेन डकैती है वो कब हुई थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 7 अगस्त 1905, 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925 या फिर 13 अप्रैल 1919? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। इसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई थी। इस ट्रेन डकैती में मुख्य अभियुक्त किसको बनाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल का ही शहीद मंदिर फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य में जानवर के साथ सीमा रेखा, एक मिनट ये कुछ गड़बड़ हो गया है। इनमें से कौन सा राज्य हो म्यांमार के साथ में? तो यहाँ पर आप म्यांमार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है ये यहाँ पर आपका म्यांमार हो जाएगा। तो प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर नागालैंड? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि जो असम राज्य है वो म्यांमार के साथ में सीमा रेखा साझा नहीं करता। तो कौन कौन राज्य म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी म्यांमार के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं, जबकि असम राज्य जो है वो म्यांमार के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाता है। म्यांमार की राजधानी नाइपी-दो है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में एमपीपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि किस देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो याद रखिएगा, म्यांमार में ही सैन्य तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, सेना ने अपने हाथ में जो है पूरा कार्यभार यहाँ पर म्यांमार राष्ट्र का ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? नहीं पर आपको गौर करना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना? देखते हैं, सही आंसर डी यानी कि तेलंगाना से होकर के भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, आइए देख लेते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। यह रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। देखिए, प्रयागराज में नैनी नामक एक स्थान है, मिर्ज़ापुर भी इसको जो है काउंट कर सकते हैं। तो नैनी मिर्ज़ापुर होते हुए जो है भारत की मानक समय रेखा निकलती है। यह रेखा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतने राज्यों से होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी मुद्रा ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है? अब ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री हैं, अगर आपको पता होगा तो आप अपने आप यहाँ पर जो है आंसर लगा सकते हैं। रियाल, रूबल, बॉलीवर या फिर रैंड? तो कौन सी मुद्रा यहाँ पर ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी जो बॉलीवर है वो ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। तो बॉलीवर किसकी मुद्रा है और ब्रिक्स में कितनी कंट्री आती हैं, सारी जानकारी आपको देते हैं। तो ब्रिक्स में 5 देश यहाँ पर शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इनकी करेंसी देख लीजिए। तो क्रमशः इनकी करेंसी है, ब्राज़ील की रियाल है,
रूस की रूबल है, भारत की रुपया है, चीन की रैम्बिन्गी है, युआन भी कहते हैं, और साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो आपको यहाँ पर पता चल गया ब्रिक्स देशों में कितने देश हैं, कितनी इनकी जो है करेंसी होती है। जो बॉलीवर है वो बॉलीवर वेनेजुएला की मुद्रा है, ठीक है। तो वेनेजुएला की मुद्रा कौन है, बॉलीवर है। और वेनेजुएला ने अभी हाल ही में 10 लाख रुपए का नोट जारी किया है। तो ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है कौन, वेनेजुएला। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, ठीक है। इसलिए 10 लाख रुपए का जो है यहाँ पर नोट जारी किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो बॉलीवर इसमें से अलग हो जाती है। बाकी किस देश की कंट्री कैपिटल करेंसी हमने आपको यहाँ पर साथ ही साथ में बता दी है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अपने अगले सेगमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम एक साहित्यिक स्थल की बात करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बांधवगढ़ किले के बारे में। तो बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में गोंड वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। ऐसा एक शिलालेख पर जो है पाया गया है कि गोंड वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। बांधवगढ़ किले के पूरे दौरे के दौरान बाघ, शावक, हिरण जैसे वन्यजीव देखे जा सकते हैं। काफ़ी दूरी में फैला हुआ है बांधवगढ़ का जो किला है, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बाघ, शावक, हिरण जैसे वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। 2012 तक बांधवगढ़ किले का दौरा करना आसान था, परंतु अब वन विभाग ने किले के पूर्ण भ्रमण पर रोक लगा दी है, ठीक है। तो 2012 तक आप जो है बांधवगढ़ के किले के पूरा भ्रमण कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जो विष्णु जी की मूर्ति है बांधवगढ़ किले के नीचे, सिर्फ आप उसका ही दर्शन कर सकते हैं, उसको ही यहाँ पर घूम सकते हैं। बांधवगढ़ किले के अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यह किला बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच स्थित है। यह किला कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो धीरे धीरे ढलान वाली घाटियों से अलग होती हैं एवं दलदली घास के मैदानों पर समाप्त होती हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से बोहेरा के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इसको साथ पटवारी ने कवर किया है और एक बार एमपी पुलिस ने भी कवर किया है कि बोहेरा किसे कहते हैं। तो जो दलदली घास के मैदान होते हैं जहाँ पर बांधवगढ़ की घाटियाँ अलग होती हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में बोहेरा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है कि शाम को 6 बजे के बाद में इस किले के अंदर जो है एंट्री नहीं हो सकती। कुछ लोग इसे हॉरर प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। पर जो भी हो, यहाँ पर जो है अब यहाँ पर पूर्ण भ्रमण पर रोक लगा दी गई है बांधवगढ़ के किले के अंदर, ठीक है। उमरिया में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर है अकबर द्वितीय ने दी थी। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। अंकिता निगम ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। शिल्पा वानखेड़े ने अकबर द्वितीय बताया। सुनील कुशवाहा ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। सुनील कुशवाहा ने यह भी बताया कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। सचिन पारासर ने अकबर सेकंड बताया है। बुंदेल सिंह अहिरबार ने अकबर सेकंड बताया है। साक्षी दुबे ने भी अकबर सेकंड बताया है। इन्होंने ये भी बताया कि जो अकबर सेकंड था वो शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका शुक्ला ने भी यहाँ पर अकबर द्वितीय बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। आइए देखते हैं आज का कौन सा प्रश्न जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एक आपको हमने हिंट भी दे दी, अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसके द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।